हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो जैसा कि मोड दी गई है नॉन प्रीम्प्टिव है। नॉन प्रीम्प्टिव का मतलब ये हुआ कि हमारे सीपीयू के पास जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसकी जगह कोई दूसरी प्रोसेस तब तक नहीं ले सकती जब तक कि वह प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो ये नॉन प्रीम्प्टिव मोड में है और जो उसका क्राइटेरिया दिया गया है वो अराइवल टाइम दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीपीयू के पास जो भी प्रोसेस आएंगी वो अराइवल टाइम के अनुसार आएंगी, कि जो प्रोसेस पहले आएगी वह पहले एग्जीक्यूट होगी, जो प्रोसेस बाद में आएगी वह बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी FCFS यह अराइवल टाइम के अनुसार ही कार्य करती है। तो चलिए गैंट चार्ट कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। तो जैसा कि हमें दिया गया है, प्रोसेस हमारी दी गई हैं P1 P2 P3 P4, 4 प्रोसेस दी गई हुई हैं और अराइवल टाइम दिया गया है 1 2 3 4 और वर्स्ट टाइम जो कि मिली सेकंड में होता है, ये बात याद रखना, 21 3 6 2 दिया गया है। तो चलिए अब हम गैंट चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन प्रोसेस आई है? P1 प्रोसेस सबसे पहले सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए आई है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम P1 प्रोसेस। और ये याद रखना कि जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो 0 टाइम से स्टार्ट होती है वह। तो P1 प्रोसेस और इसका बर्स्ट टाइम कितना दिया गया है? 21। तो 21 लिखेंगे हम। ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस कौन आई है सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए? P2 सेकंड नंबर पे दी गई है जिसका बर्स्ट टाइम 3 है। तो P2 और बर्स्ट टाइम कितना? 3 दिया गया, तो इसमें 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 24। अब तीसरी प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए P3 आई है। तो लिखेंगे हम P3 और उसका जो टाइम कितना दिया गया है? 6। तो इसमें हम 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 30। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन आई है सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए? P4 जिसका टाइम दिया गया है 2। तो P4 और 2 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32। हमारा गैंट चार्ट बनकर तैयार हो गया। अब हमें इस गैंट चार्ट के द्वारा टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, कंप्लीट टाइम और रेस्पॉन्स टाइम ज्ञात करना है, और एवरेज टाइम भी है हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करना हमें टर्न अराउंड टाइम। तो चूंकि दिया गया है कि टर्न अराउंड टाइम कैसे ज्ञात करते हैं? कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो सबसे पहले कंप्लीट टाइम को ज्ञात करना होगा, चूंकि ऑप्शन दिया गया है कंप्लीट टाइम का। इस कंप्लीट टाइम का जो ये कॉलम है ये आप पहले भी बना सकते थे, चूँकि हमें टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए सबसे पहले कंप्लीट टाइम की ज़रूरत है, तो हम कंप्लीट टाइम को ज्ञात करते हैं। तो गैंट चार्ट में प्रोसेस के लास्ट का जो अंक होता है वह कंप्लीट टाइम या एग्जिट टाइम कहलाता है। तो जैसे 21 से दिया गया है, ये क्या कहलाएगा? आपका कंप्लीट टाइम, कंप्लीट टाइम कहलाएगा, ये कंप्लीट टाइम कहलाएगा। इसी प्रकार P2 के लिए ये कंप्लीट टाइम कहलाएगा, P3 के लिए ये वाला कंप्लीट टाइम कहलाएगा और P4 के लिए ये वाला कंप्लीट टाइम कहलाएगा। और जो प्रोसेस का फर्स्ट अंक होता है वो होता है CPU फर्स्ट टाइम। तो P1 के लिए CPU फर्स्ट टाइम 0 है, P2 के लिए CPU फर्स्ट टाइम 21 है, P3 के लिए CPU फर्स्ट टाइम 24 है और P4 के लिए CPU फर्स्ट टाइम 30 है। लास्ट का अंक, प्रोसेस के लास्ट का अंक कंप्लीट टाइम होता है। तो P1 प्रोसेस का कंप्लीट टाइम कितना है? 21। तो 21 लिखेंगे। अब आते हैं P2 प्रोसेस का कंप्लीट टाइम कितना है? 24। तो 24 लिखेंगे। अब P3 प्रोसेस का जो कंप्लीट टाइम दिया गया है 30 लिखेंगे। और P4 प्रोसेस का जो कंप्लीट टाइम है 32, तो हम 32 लिखेंगे। अब जैसा कि हमें ज्ञात करना है टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम कैसे ज्ञात करते हैं? कंप्लीट टाइम और माइनस अराइवल टाइम, यानी कंप्लीट टाइम में से जब हम अराइवल टाइम को घटा देते हैं तो हमें टर्न अराउंड टाइम मिल जाता है। तो कंप्लीट टाइम कितना? 21 दिया गया है और
21 और माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया 1, कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार P2 प्रोसेस का निकालते हैं। P2 प्रोसेस का कंप्लीट टाइम 24 दिया गया है और माइनस अराइवल टाइम 2 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 22। इसी प्रकार P3 प्रोसेस का कंप्लीट टाइम 30 दिया गया है और माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसी प्रकार P4 प्रोसेस का जो कंप्लीट टाइम है वो दिया गया है 32 और माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 28। तो क्लियर, तो हमारा टर्न अराउंड टाइम हमने ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे ज्ञात करते हैं, तो नीचे दिया गया है कि वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, यानी हम जब टर्न अराउंड टाइम में से वर्स्ट टाइम को घटा देते हैं तो हमें वेटिंग टाइम मिल जाता है। तो चलिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हमें देख कर ही ज्ञात करते जाना है कि टर्न अराउंड टाइम कितना दिया गया है 20 और माइनस वर्स्ट टाइम, तो वर्स्ट टाइम कितना है 21। 20 में से 21 गए तो माइनस का 1। इसी प्रकार टर्न अराउंड टाइम कितना दिया गया P2 प्रोसेस का टर्न 22 और माइनस वर्स्ट टाइम 3, कितना हो जाएगा 20 21 19 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार P3 प्रोसेस के लिए जो टर्न अराउंड टाइम कितना दिया गया है 27 और माइनस वर्स्ट टाइम कितना दिया गया है 6 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है। इसी प्रकार P4 प्रोसेस के लिए जो आपका टर्न अराउंड टाइम कितना दिया गया है 28 और माइनस वर्स्ट टाइम कितना दिया गया है 2, तो कितना हो जाएगा 26। क्लियर। हम टर्न अराउंड टाइम में से माइनस वर्स्ट टाइम को कर देते हैं, टर्न अराउंड में से वर्स्ट टाइम को घटा देते हैं, तो हमारा वेटिंग टाइम निकल आता है। अब कंप्लीट टाइम ज्ञात हमने कर लिया था कि किसी प्रोसेस का जो लास्ट का अंक होता है वो कंप्लीट टाइम कहलाता है, लास्ट का जो टाइम होता है वो कंप्लीट टाइम होता है। अब हम रेस्पॉन्स टाइम ज्ञात करते हैं। तो रेस्पॉन्स टाइम कैसे ज्ञात करते हैं, दिया गया नीचे रेस्पॉन्स टाइम CPU फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, क्योंकि हमने बता दिया था कि किसी प्रोसेस का फर्स्ट टाइम क्या कहलाता है CPU फर्स्ट टाइम कहलाता है। ये P2 प्रोसेस का फर्स्ट टाइम 21 है और P3 का 24 है, इसी प्रकार से P4 का भी 30 है। तो CPU फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो CPU फर्स्ट टाइम P1 प्रोसेस कितना है 0 और माइनस अराइवल टाइम कितना है 1, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी प्रकार P2 प्रोसेस के लिए कितना है 21, तो CPU फर्स्ट टाइम कितना है 21 और माइनस क्या करना है हमें अराइवल टाइम कितना दिया गया 2, 19 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब P3 प्रोसेस के लिए जो CPU फर्स्ट टाइम कितना है 24 और माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया है, अराइवल टाइम 3 दिया गया है, कितना हो जाएगा 21। इसी प्रकार P4 प्रोसेस के लिए CPU फर्स्ट टाइम 30 दिया गया है, तो हम 30 लिखेंगे और माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा। तो ये हमने ज्ञात कर लिया टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, कंप्लीट टाइम और रेस्पॉन्स टाइम, ये हम ज्ञात हो गया। अब हम निकालते हैं इनका औसत, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपको टर्न अराउंड टाइम का एवरेज टाइम निकालना है, तो इन चारों प्रोसेस को जोड़ दीजिए, इनको आपको ऐड कर देना है और जितनी प्रोसेस हैं उतने से भाग दे देना है। जैसे हमें किसका निकालना है, टर्न अराउंड टाइम का एवरेज निकालना है, यदि हमें, तो हम सारी प्रोसेस को जोड़ देंगे 20, 22, 27 और 28 और हमारी प्रोसेस कितनी है 1 2 3 4 से हम भाग दे देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा टर्न अराउंड एवरेज होगा। इसी प्रकार से हम वेटिंग टाइम का निकाल सकते हैं, कंप्लीट टाइम का निकाल सकते हैं और रेस्पॉन्स टाइम का निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।